संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले की जो वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी वो प्रैक्टिस पेपर 2 में मैंने जो इजी ट्रिक से जो प्रश्न सोल्व हो रहे थे वो मैंने उसमें आपको कराए थे। तो प्रैक्टिस पेपर 2 का ही आज सेकंड पार्ट हम करेंगे, जिसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं उस सैंपल पेपर के वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। ये एक तीसरा पेपर है एक तरीके से जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ। तो सभी बच्चे जो भी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं सभी सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर 2 का पार्ट 2। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो आपका संधि का प्रश्न आता है। देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि छेद पदम वा चिनुतः केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो पहला प्रश्न है न अस्त्य उद्यम समो बंधु, ये इसको रेखांकित किया हुआ है। कृत्वा यम नावसीदति, इसमें ऑप्शन है क न अस्त्य उद्यम सम जमा बंधु, न अस्त्य उद्यम समो जमा बंधु या न अस्त्य उद्यम समह जमा बंधु। तो यहाँ पर समो समो जो है हमें उसको देखना है कि विसर्ग से जो है विसर्ग का ओ हो गया है, तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें वो होगा ग न अस्त्य उद्यम समह जमा बंधु। तो ग इसका उत्तर होगा। दूसरा है कथम जनः जमा तम परितोषिष्यति। तो जनः जमा तम बीच में विसर्ग आया है, तो देखते हैं उत्तर क्या होगा। पहला है क जनस्तम, दूसरा जनस्तम, ठीक है, इसमें आधा स है बीच में। तीसरा है ग जनास्ताम, तो विसर्ग का स होने वाली जो ये संधि है तो ख जो है इसमें हमारा उत्तर रहेगा जनस्तम। तीसरा है अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। पहला है अश्व जमा चेत, अश्वः जमा चेत, और तीसरा अश्वश जमा चेत। तो इसमें भी विसर्ग का शकार जो है होने वाली ये संधि है, तो अश्वः जमा में चेत जो ख है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, काचित जमा इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। तो ऑप्शन देखते हैं काचिदयमिति, ख काचिद काचिदयमिति और ग काचिदयमिति। तो देखते हैं उत्तर होगा इसका काचिद जमा इयमिति, क जो है काचिदयमिति तकार का दकार हो जाएगा और ई उसमें मिल जाएगा, तो क इसका सही उत्तर होगा। अगला है मुच्यते महते जमा भयात। तो महते जमा भयात देखते हैं उत्तर महत भयात, महत भयात या महतो भयात। तो सही उत्तर होगा इसका ग महतो भयात, वही विसर्ग का ओ हो जाएगा। संधि को ज्यादा अगर डिटेल में आपने बिल्कुल नहीं समझा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। कोई भी टॉपिक जो हम सैंपल पेपर में कर रहे हैं आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले उस टॉपिक से संबंधित वीडियो को देखें, आपको वो प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका संधि का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का जो समास विग्रह है वह प्रदत्त विकल्पेभ्यः जो विकल्प दिए हुए हैं उनसे आपको चुनना है। देखते हैं पहला, अई चल बंधो खग कुल कलरव। ठीक है, ये पूरा एक समस्त पद दिया हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें विभक्ति नहीं है, तो हमें इसका विग्रह ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है खग कुलानाम कलरव है, ख खग कुल कलरव है, तीसरा ग खग कुलानी कलरव है। तो हमारा उत्तर होगा क खग कुलानाम, खग पक्षी, कुल मतलब उनका जो वंश होता है, उनका कलरव है मतलब आवाज। ठीक है, तो क उत्तर होगा। दूसरा है पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, और अंडरलाइन किया गया है धृत सुख संदेशम, इसमें भी समस्पद दिया है, तो विग्रह क्या होगा इसका, धृतः सुख संदेशः येन सहतम, ख धृतः सुख संदेशः यम सहतम, ग धृतः सुख संदेशः यह सह तम। तो इसमें क जो है वो हमारा उत्तर होगा धृतः सुख संदेशः येन से, जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण किया गया, तम उसको,
ठीक है, तो क उत्तर रहेगा। उसके बाद तीसरा, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः। प्रस्तर तले, इसमें भी हमें विग्रह वाला देखना है। क है प्रस्तर तले, ख है प्रस्तरस्य तलम और ग है प्रस्तरस्य तले। तो उत्तर क्या हुआ हमारा? ग, प्रस्तरस्य तले। अगला देखते हैं, जो चौथा है हमारा, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः। लता तरु गुल्मा, इसमें विग्रह देखते हैं। लता तरवः गुल्मा च, ख है लता च तरु गुल्मा च और अगला है लता च तरवः च गुल्मा च। तो इसमें ग जो है हमारा उत्तर होगा। सबको अलग अलग ही द्वंद्व समास है। लता च तरवः च है, गुल्मा च है। ठीक है, तो अगला है आपका पांचवा, मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम। तो मानवाय जीवनम, ठीक है, तो इसमें अलग अलग दिया हुआ, विभक्ति लगी मानव में चतुर्थी, तो इसमें समस्त पद देखना है हमें। मानव जीवनम, जीवन मानवस्य या मानव जीवनाय। तो एक ही है, क जो है हमारा वो सही उत्तर होगा, मानव जीवनम। तो इस तरीके से समास को हमें समझना है। जहां समस्त पद दिया है वहां विग्रह देखना है, जहां विग्रह है वहां पर हमें समस्त पद छांटना है। देखते हैं अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुतः। ये भी विकल्प दिए हुए हैं, प्रकृति और प्रत्यय। प्रत्यय का आपका ये प्रश्न है, उनको कहीं पर जोड़ना है और कहीं पर अलग करना है। देखते हैं पहला प्रश्न, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। रमणीया को अंडरलाइन किया गया है। प्रत्ययों का ज्ञान आपको पहले से होना चाहिए। रमण जमा या, रमणीय जमा टाप, रमणीय जमा ता। तो इसमें रमणीया हमें अलग से ही पता चल रहा है कि ख, रमणीय जमा टाप, जो आ हो जाता है, जिसमें स्त्रीलिंग हो जाता है, वो है हमारा उत्तर ख, रमणीय जमा टाप। अगला है, वाष्पयान माला संधावती वित्रंती ध्वानम। इसमें वित्रंती का हमें देखना है। वित्रत जमा गीत या वित्रन जमा गीत या वित्रंत जमा गीश। ठीक है, तो इसमें ख जो है वितरण जमा में गीत, वितरण जो है मूल है हमारा प्रकृति शब्द, तो इसमें वितरण जमा गीत ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, कुसुमावली समीर चालिता शयान में वर्णिया। इसमें क्या होगा? चालिता, चालिता शब्द को रेखांकित किया हुआ है, तो चल जमा टाप, चालित जमा टाप और चाली जमा ताप। तो ख जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, चालित, क्योंकि चालिता है उसमें सिर्फ आ को जोड़ना है, टाप प्रत्यय से आ निकलता है, चालित जमा में टाप। अगला है, कुसुमावली समीर, अगला जो है समीर चालिता शयान में वर्णिया, ये हो गया है हमारा। इसमें वर्णिया, वर्णिया में हमें देखना है वर्णीय जमा में टाप, वर्णीय जमा आ और वर्णी जमा में टाप। तो इसमें कौन सा उत्तर रहेगा? क, वर्णीय जमा में टाप, क्योंकि ये भी सीधा सीधा सिंपल है, टाप प्रत्यय बहुत आसान है, तो क उत्तर रहेगा हमारा वर्णीय जमा में टाप। अगला है, तपोवन वासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति। इसमें देवी शब्द का हमें देखना है कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है देव जमा में टाप और फिर देव जमा गीप और तीसरा है देव जमा णिनी प्रत्यय। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? ख, देव जमा में गीप, जिससे इसमें बड़ा ई जो है जुड़ जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? देवी। तो ये था हमारा प्रत्यय का प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न है हमारा समय का प्रश्न है, बहुत ही आसान है। इसके लिए आप 4 शब्द जो अच्छे से याद कर लें। एक तो आपका सवा, साढ़े और पौने के लिए तीनों शब्द जो हैं आपके वो याद करें और सामान्य गिनतियां आपको आनी चाहिए 1 से 12 तक इसमें समय के लिए। तो देखते हैं पहला, अहम दीवाराम 12:30। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इसी की हमें संस्कृत बनानी है। जब भी आप समय का प्रश्न करें तो जैसे हम समय को बोलते हैं नॉर्मल सामान्य रूप से, जैसे 12:30 को हम क्या बोलते हैं? 12:30, तो वैसे ही हमें उसकी संस्कृत बनानी है। तो इसमें साढ़े की संस्कृत है सार्ध और 12 की द्वादश। तो इसमें उत्तर हमें मिल जाएगा, पहला ही जो है वो हमारा उत्तर है, सार्ध द्वादश वादने। अगला भी ऐसे देखेंगे हम, 5:30 है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? 5:30।
तो साढ़े की संस्कृत सार्ध और 5 की पंच, तो सार्ध पंच वादने। इसमें भी क जो है वो हमारा उत्तर होगा। अगला है 6:30, 6:30, तो इसमें साढ़े की सार्ध और 6 की षट वादने, तो इसमें भी कौन सा उत्तर होगा हमारा, पहला ही जो क जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला है 5, सामान्य 5 बजे हैं, तो पंच, 5 की संस्कृत होती है और पंच वादने, तो इसमें ग जो है हमारा सही उत्तर है ऑप्शन। अगला 5वां 1:45, ये आपको बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। 1:45 को हम क्या बोलेंगे, 1:45, ठीक है, इसमें आप ध्यान दें, 1:45 बोलते हैं तो पौने की संस्कृत है पादोन और 2 की संस्कृत द्विवादनम, इसको पादोन एक वादनम आप गलती से ना लिखें, पादोन द्विवादनम इसका सही उत्तर होगा। तो ये था आपका समय का प्रश्न। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, वाक्य अनुगुणम उचित अव्यय पदम चिन्हतः। वाक्य के अनुसार आपको उचित अव्यय पद चुनना है। सभी अव्यय का अर्थ आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए जब भी आप ये प्रश्न हल करें। तो देखते हैं, को अपि न जानाति डैश कस्य किम भविष्यति, तो भविष्यति यहाँ पर आया है और ऑप्शन में दिया हुआ है श्वः, हय और इदानीम, ठीक है। तो श्वः किसके साथ आता है, हमेशा लृट लकार के साथ आता है, तो भविष्यति लृट लकार का है, तो यहाँ पर पहले ही हमें पता चल जाएगा क्या आएगा, श्वः। श्वः मतलब आने वाला कल, कि कोई नहीं जानता है कि आने वाले कल में किसका क्या होगा, श्वः, तो क इसका उत्तर होगा। अगला है आरक्षी डैश उच्चई अहसत, आरक्षी जो है जोर जोर से हंसा था, अहसत क्या है, लंग लकार में हस धातु है हमारी, तो इसमें उच्चई जोर जोर से हंसा था, तो उच्चई, निचई, नीचई और च, ये इसके ऑप्शन है। तो उच्चई, उच्चई किसी अव्यय का बार बार भी प्रयोग होता है, तो इसमें आरक्षी उच्चई उच्चई अहसत, जोर जोर से हंसा था। आगे है डैश एका मंजूषा आसीत, वहां पर एक मंजूषा थी, तत्र, तत्र वहां पर पहले ही मैंने बोला, तो उसी में वही उसका अर्थ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वृथा नहीं हो सकता और एव भी वहां पर नहीं हो सकता, वृथा का मतलब बेकार और एव का मतलब ही होता है, तो तत्र जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है चौथा, ग्रामस्य आरक्षी डैश आशीत, यदि, तरही या कुत्र। अब यदि का अर्थ आपको पता ही है, तरही का मतलब तो और कुत्र का मतलब कहां पर, तो इसमें उत्तर क्या होगा इसका, गांव का आरक्षी, एक प्रश्न है क्योंकि प्रश्नवाचक लगा है बाद में, कुत्र आसीत कहां पर था। तो इस तरीके से आपको अव्यय का अर्थ पता होना चाहिए और वाक्य की हिंदी आप अर्थ करके देखेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुकूलम उचित अर्थम चिन्हतः। प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनना है हमें। ये जो प्रश्न है आपका बिल्कुल पाठ्य पुस्तक से पूछा जाता है, इसलिए आपको पाठों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो देखते हैं पहला, तथापि दुर्बले सुते, सुते को रेखांकित किया है, मातु अभ्यधिका कृपा सहजाय। सुत कौन होता है, पुत्र होता है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पुत्रे, सूत्रे और मित्रे, तो हमें पता चल गया कि सुते के लिए पुत्रे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क जो है हमारा उत्तर होगा। अगला है मार्गी गहने कानने, कानने, कानने को रेखांकित किया है, सा एकम व्याघ्रम ददर्श है, तो जिसने इस पाठ को पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कानने का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है विशाले, गृहे और अरण्य, तो जो है इसका सही उत्तर होगा अरण्य, क्योंकि कानने क्या होता है, जंगल, वह अरण्य भी क्या होता है, जंगल में जाना, तो इसका हिंदी अर्थ हुआ जंगल या वन बोल सकते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, से ऋषभ गंतुम अशक्तः आसीत, अशक्तः मतलब असमर्थ, तो शक्ति युक्त है, नहीं, शक्तिहीन है और शक्तिमान, तो शक्ति से रहित कौन सा है इसमें, ख, शक्तिहीन है, तो ये उसका सही उत्तर होगा ख। चौथा है, श्रृंगालेन सहितम पुनरायातम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, श्रृंगालेन, तो देखते हैं इसका सही कौन सा होगा उत्तर, करीना, सिंहेन व जम्बुकेन, तो ग जो है जम्बुकेन वो श्रृंगालेन का सही उत्तर होगा इसमें। पांचवा है, बहुनी अपत्यानी में को रेखांकित किया है, यहाँ पर में के लिए माम शब्द है, मई व मम, तो में के लिए इसमें मम जो है वो सही
अर्थ जो है प्रतीत होता है प्रसंग के अनुकूल, जो इसमें वाक्य में बिल्कुल सही फिट होता है। तो ये था आपका ये जो प्रश्न था जिसमें प्रसंग के अनुकूल जो वाक्य बोला है उसके अनुकूल ही आपको उसमें उसका ऑप्शन में उत्तर ढूंढना था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका वो है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इसमें आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें एक पद में उत्तर देने हैं व पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। जब भी इस प्रश्न को आप करें ध्यान दें पूर्ण वाक्य में ही उत्तर लिखें। जो भी एक लाइन या 1.5 लाइन में आपका जो उत्तर होता है वो पूरा लिखें, उसको आधा न छोड़ें और कोशिश करें एक पद वाले में एक पद में उत्तर दें। अगर आपको सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आप एक लाइन में भी उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम, ये जो बैल वाली जो कहानी है वो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसी में से ये लिया गया है कि कोई किसान जो है अपने बैलों के साथ क्षेत्र कर्षण कुर्वन आसीत, खेत की जुताई का जो है काम कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक है शरीर दुर्बल है, एक शरीर से दुर्बल। जवेन गंतुम अशक्त आसीत, वो जल्दी जल्दी काम करने में असमर्थ था। आपको इसकी हिंदी बनाकर देखनी है पहले। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान ने उस दुर्बल बैल को तोड़ने नुद्यमान आवर्तत, ठीक है, जबरदस्ती मतलब उसको काम करने के लिए उसने मजबूर किया। स वृषभ हलम उड़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपाते है, और वो उसको हल को ढोने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषि बल तम उत्थाप्यतुम बहुवारम यत्नम अकरोत, क्रोधित हुआ जो किसान था उसको बार बार उठाने के लिए उसने बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषभ न उठित, फिर भी वो नहीं उठा। भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनां माता, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की जो माता सुरभि हैं उनकी आंखों में अश्रुणी अविरासन आंसू आ गए। सुरभि इमाम अवस्था दृष्ट्वा सुराधिप है, सुरभि की इस अवस्था को देखकर जो देवराज इंद्र थे, सुराधिप का मतलब इंद्रदेव जो है, उसे पूछने लगे अयशुभे कि मेदम रोदिशि, क्यों रो रही हो, उच्चेतम बताओ। तो उसने कहा विनिपातो न व कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक है। वो जवाब देती हैं न व कश्चित दृश्यते, उसको कहते हैं कि हे इंद्रदेव कि मतलब न अहम तो पुत्रम शोचामी, मेरा जो पुत्र है उसका दुख जो है मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ इंद्र, क्योंकि मैं उसका दुख जो है नहीं देख पा रही हूँ। तो इसी के आपको उत्तर देने हैं। देखते हैं पहला जो है एक पद में उत्तर देना है। कह क्षेत्र कर्षणम करोति समय स्म, कौन जो है खेत की जुताई का काम कर रहा था, ठीक है, कौन कर रहा था आपको ये उत्तर देना है सिर्फ। तो कौन कर रहा था, कृषक है, किसान। सबसे पहले आया है कश्चित कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत। अगर आपको कृषक है नहीं उत्तर मिलता तो ये पूरी लाइन भी आप उसमें लिख सकते हैं, खाली आपको उस प्रश्न को नहीं छोड़ना है। अगला है कह दुर्बल है आसीत, कौन था दुर्बल, तो वृषभ है, एक बैल जो था वो दुर्बल था, तो वृषभ उत्तर होगा इसका। अगला है दुर्बलो वृषभ कुत्र अपतत, वो कहाँ पर गिर गया था दुर्बल जो बैल था, तो भूमौ, ठीक है, भूमौ अपतत, इसकी आप पूरी लाइन में दिया हुआ है जो, तो भूमौ अपतत, वो भूमि पर गिर गया था। तो अगला जो इसका प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्रुद्ध है कृषि बल है किम अकरोत, क्रोधित हुए किसान ने क्या किया, क्रुद्ध है कृषि बल है तम वृषभम उत्थापितम बहुवारम यत्नम अकरोत, ये सामने यहीं पर इसमें उत्तर दिया हुआ है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला है प्रश्न सुरभि सुराधिपम किम अवदत, सुरभि जो है सुराधिप इंद्र को किम अवदत क्या कहा, सुरभि ने क्या कहा था कि विनिपातो न व कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदिमी कौशिक, वो बताती कि किस तरीके से अपने पुत्र को दुखी देखकर वो रो रही थी। तो अगला जो प्रश्न है सुराधिप है सुरभिम किम अपरिचित, उन्होंने उससे क्या पूछा सुरभि से इंद्र ने, तो उन्होंने क्या पूछा था अय शुभे अय सुरभि किमेदम रोदिशि, क्यों रो रही हो उच्चताम, यहाँ तक जो है आप इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। तो ये था आपका गद्यांश जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका पद्यांशम पठित्वा, आपको उसके उत्तर देने हैं। आपको श्लोक वाले पाठ को अच्छे से पढ़ लेने हैं, उन्हीं में से प्रश्न आएंगे।
पहला है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलिम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। बहुत ही आसान है ये श्लोक कि गुणवान व्यक्ति गुणों के बारे में जानता है, निर्बल कैसे जान सकता है, और बलवान व्यक्ति ही बल के बारे में जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है, क्योंकि कोयल ही वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं, और हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। उसी में से प्रश्न पूछे हैं। पहला है गुणी किम वेति, गुणी क्या जानता है, तो गुणी गुणम वेति, गुणम जो है इसका उत्तर होगा। अगला है सिंहस्य बलम क न वेति, शेर के बल को कौन नहीं जानता है, तो सिंहस्य बलम मूषक है, तो मूषक मतलब चूहा नहीं जानता है, तो मूषक आएगा। बलवान किम जानाति, और बलवान व्यक्ति क्या जानता है, बलवान बलम, बल के बारे में, बलम जानाति, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो अगला जो है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पिकः कस्य गुणम जानाति, कोयल जो है किसके गुण को जानती है, तो उसमें सामने लिखा है वसंतस्य गुणम, ये पूरा लिखना है आपको, पिकः वसंतस्य गुणम जानाति। अगला है मूषकः किम न जानाति, और चूहा क्या नहीं जानता है, मूषकः सिंहस्य बलम न जानाति, ये पूर्ण वाक्य में लिखना है आपको। और अगला जो प्रश्न है बलम को जानाति को वा न वेति, बल के बारे में कौन जानता है और कौन नहीं जानता, तो बलम बली जानाति निर्बल है न वेति, ये पूरा आपको उत्तर लिखना है। तो ये था आपका पद्यांश का प्रश्न, जिसमें आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को पढ़कर समझकर उसके उत्तर देने हैं। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, ये नाट्यांश में से लिया हुआ एक प्रश्न आपका, तीनों में से एक एक प्रश्न आता है, तो पढ़ लेते हैं इसको। सिंह, शेर क्या कहता है, क्रोधहीन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए, भो अहम वनराजय, मैं वनराज हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लगता मेरे से, किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे परेशान करते हो सभी मिलकर के। तो एक बंदर आता है, कहता है यतः त्वं वनराजय भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वनराज बनने के लिए हमेशा से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है भवती परम भवान तू भक्षक है, राजा तो रक्षक होता है लेकिन आप तो भक्षक हैं, अपी हमें खा जाते हो। अपी च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, जब आप अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर, दूसरे बंदर भी कहते हैं, किम ने श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या आपने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा, कि दूसरे लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि जो रक्षति नहीं रक्षा करता है, किसकी वीत्रस्तान, डरे हुए पीड़ित किए जाते हुए लोगों की रक्षा नहीं करता है दूसरों से, वह तो पार्थिव रूप में कृतांत हो, क्या होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कृतांत के रूप में, एक पार्थिव रूप में उसका शरीर जो है होता है, न संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कौवा कहता है आम सत्यम कथितम, तो तुमने सच कहा है, वस्तुतः वनराज्य भवितुम तु अहमेव योग्य, कि राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। फिर कोयल कहती है हंसते हुए, कथम तुम योग्य वनराज्य भवितुम, तुम किस तरीके से योग्य हो। यत्र काका इति कर्कश ध्वनि ना वातावरणम आकुली करोषि, जो काका की ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते हो। कृष्ण वर्णम न रूपम न ध्वनि, तुम्हारा न रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। मेध्य अमेध्य भक्षकम, खाने या न खाने वाली सब चीजों को खा लेते हो। त्वम कथम वनराजम मन्यामे वयम, तो तुम्हें किस तरीके से हम वनराज मान ले। तो इसी के प्रश्नों के उत्तर हमें आगे देने हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, कह क्रोधेन गर्जती, एक पद में उत्तर देना है, कौन क्रोध से गर्जता, तो शुरू में ही आया था, तो सिंह है, शेर जो है, सिंह है जो इसका उत्तर होगा, सिंह है क्रोधेन गर्जती। कह रक्षक है भवती, रक्षक कौन होता है, तो राजा जो है रक्षक है भवती, राजा इसका उत्तर होगा। अगला है किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा इति कह कथयति, कौन कहता है कि तुम सब मुझे मिलकर दुखी क्यों कर रहे हो, तो ये बात तो सिंह है, शेर ने कही, तो सिंह है इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला, पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये त्रस्तान न रक्षति, जो डरे हुए रक्षा नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है, तो सब पहले आया था, तो पूरा आपको उसको लिखना है, सिर्फ एक पद में उत्तर नहीं देना, इसमें पूर्ण वाक्य लिखना है। यह त्रस्तान न रक्षति सह क्या कहा जाता है, कृतांतः कथ्यते। अगला है पिकः काकम वनराज रूपेण कथम न स्वीकरोति, कोयल जो है कौवे को वनराज के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करती है, क्या कहती है, वो कहती है
काकः काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोति तस्य न रूपं न ध्वनिः अस्ति स कृष्णवर्णः तथा मेद्य अमेद्य भक्षक अस्ति। ये सब बातें बताती है कि तुम बिल्कुल भी वनराज बनने योग्य नहीं हो। तीसरा प्रश्न है काकः किंवती, कौवा क्या कहता है अपने बारे में? आम, कौवा कहता है आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सही कहा, वस्तुतः वनराज भवितुम तुम अहमेव योग्य है, कि राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। तो इस तरीके से आपको नाटक को भी अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से प्रश्नों को समझना है, फिर उसके उत्तर देने हैं। प्रश्न आपका अगला जो प्रश्न है 18वां प्रश्न, मंजूषाते समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयेत्। अन्वय का जो आपका ये प्रश्न है, अन्वय इसमें आपको श्लोकों का अन्वय उसको क्रम से लगाना जो होता है। देखते हैं श्लोक, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्तिस्तत्कृतज्ञता। ठीक है, तो इसमें मंजूषा दी हुई है, आपकी बहुत हेल्प होगी उससे। तो देखते हैं पिता डैश बाल्ये महत विद्याधनम, तो सबसे पहले क्या आएगा, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। ठीक है, पिता पुत्र को बचपन में क्या देते हैं, महान विद्या रूपी धनम, यच्छति मतलब देते हैं। आगे अश्य पिता डैश तपह तेपे, किम तपह तेपे, तो तीसरे में उत्तर क्या हुआ, किम, और उसके बाद इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता, यदि वो ऐसा उन्होंने क्या तपस्या की ऐसा वो समझ लेते हैं, उनका ऐसा कहना ही उसकी तत्कृतज्ञता, उनकी कृतज्ञता है। तो ये तो आपका अन्वय का पहला। और अथवा में जो इसका दिया हुआ प्रश्न वो भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम। भावार्थ जो है श्लोक का लिखना है इसमें, विद्वान से लोके अस्मि चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अनेशाम वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। तो देखते हैं सबसे पहले डैश संसारे, तो इसमें दिया हुआ है तो अस्मिन संसारे, इस संसार में, अस्मिन पहले में आएगा। उसके बाद है विद्वान जन एव डैश भवति, विद्वान लोग क्या होते हैं, नेत्रवान भवति, विद्वानों को नेत्रवान होते हैं, अर्थात ज्ञान रूपी चक्षु एव वास्तविकम नेत्रम अस्ति, ज्ञान रूपी चक्षु वास्तविक नेत्र होते हैं। डैश जनस्य ज्ञानार्जने रुचि न यश्य जनस्य, जिस व्यक्ति की, तीसरे में क्या आया, यश्य जनस्य ज्ञानार्जने रुचि न भवति, चौथे में होगा भवति, जिसकी ज्ञानार्जन में रुचि नहीं होती है, तस्य नेत्रम तु केवलम नामना एव, उनके नेत्र तो केवल नाम मात्र के ही होते हैं। तो इस तरीके से पूरे श्लोक आपको हिंदी करनी है, उसको अच्छे से समझना है, तभी आप उसका अन्वय या भावार्थ कर पाएंगे। आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न घटनाक्रम से संबंधित है। जो घटनाक्रम में आपके सामने जो प्रश्न आएगा उसको सॉल्व करने का मैं पहले भी आपको एक तरीका बता चुकी हूँ कि आपको कहानी का, जितने भी कहानी के आपके पार्ट हैं उनका अच्छे से संस्कृत व हिंदी अर्थ दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो वाक्य आएंगे वो संस्कृत में लिखे हुए आएंगे। जब तक आपको संस्कृत से हिंदी बनाना नहीं आएगा, आप इस प्रश्न को करने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, कश्चन निर्धनो जनै भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, कि कोई निर्धन व्यक्ति बहुत ज्यादा परिश्रम करके उसने काफी कुछ धन जो इकट्ठा कर लिया था। फिर आगे लिखा है उसने तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन विद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता है, उस धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरी कहानी को, सारे जो वाक्य उनको पढ़ते हुए जाना है, फिर देखना है कि ये कहानी क्रम से कैसे लगेगी, कौन सी घटना पहले हुई थी तो और कौन सी उसके बाद में हुई थी। तो इसके उत्तर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो सभी बच्चे सबसे पहले कहानी को संस्कृत से हिंदी अर्थ में करना सीख लें, तो आप ये प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका पत्र का, विद्यालयस्य वार्षिक उत्सव वर्णयन मित्रम सौरभम प्रति लिखिते पत्रे उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयेत्। विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में वर्णन करना है, अपने मित्र को पत्र लिखना है, सौरभ को। तो उसमें मंजूषा दी हुई है, और ये जो मंजूषा आपके सामने दिख रही है इसमें एक शब्द आप ऐड कर लेंगे, व्यवस्था जो शब्द है इसमें आप ऐड कर लेंगे। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले है, पहला जो है
जब भी आप पत्र करें आप ये देख लें कि फिलिंग द ब्लैंक्स के आगे ऊपर गिनती दी हुई होती है कि पहले 1 नंबर है फिर 2 है, सिर्फ वहीं पर आपको मंजूषा के शब्द भरने हैं, उससे अलग कहीं पर नहीं भरने और अपने आप से शब्द उसमें ऐड नहीं करने हैं। अगर 10 खाली स्थान है तो 10 ही शब्द जो है आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले है डैश दिल्ली, ठीक है। तो पहले में हम लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है मंजूषा में अशोक नगरम, पहले पता चल रहा है ये एड्रेस का है कुछ, तो अशोक नगरम लिख दिया हमने। प्रिय मित्रम डैश, मित्र का नाम यहाँ पर दिया हुआ है सौरभ, तो दूसरे में आएगा सौरभ, प्रिय मित्र सौरभ, नमो नमः। अत्र कुशलम डैश, यहाँ पर सब ठीक है तो हम ये कहते हैं वहां पर भी सब ठीक होंगे, तो तीसरे में होगा तत्रस्तु, वहां पर भी हो। भवता लिखितम पत्रम अद्य प्राप्तम, आपके द्वारा लिखा हुआ पत्र आज ही मिला। अहम स्वविद्यालय से वार्षिक उत्सव डैश, वार्षिक उत्सव में के बारे में क्या करता है, वर्णयामी, बताता हूँ, वर्णन करता हूँ। 1 मास पूर्व में विद्यालय से सर्वे छात्रा, 1 महीने पहले विद्यालय के सर्वे डैश, सर्वे क्या, अध्यापक, अध्यापक और छात्रा, छात्रा डैश कार्येषु क्या व्यस्ता, अध्यापक और छात्र किसमें, व्यवस्था कार्येषु, व्यवस्था के कार्यों में व्यस्त हैं, थे, आसन थे। शिक्षा निदेशक है कार्यक्रम से डैश आशीत, और शिक्षा निदेशक जो है कार्यक्रम के क्या है, डैश मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि शब्द आया। जैसे जैसे आप इसको पत्र को पढ़ेंगे वो अपने आप पता चलता जाएगा, जब आप मंजूषा के शब्दों को एक बार देख लेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ पर पत्र में सही फिट हो रहा है। तो मुख्य अतिथि आसीत, स विद्यालय से अतीव प्रशंसत, विद्यालय की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। योग्य व छात्रे बेच डैश, योग्य व छात्रों को क्या दिया उन्होंने, डैश पुरस्कारान, पुरस्कार अयच्छत दिए। और पितृभ्याम डैश निवेदयामी, पितृभ्याम माता पिता को क्या देता है वो, अपना नमस्कारान, अपना नमस्कार प्रणाम देता है। भवतः डैश, आपका सुहृद क्या होता है, मित्र, भवतः सुहृद अभिनव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पत्र करना है, पत्र को सॉल्व करना है, और अपनी तरफ से आप इसमें अपना नाम कहीं नहीं लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स में जितने शब्द दिए हैं उतने ही शब्दों से आप मंजूषा से आप पत्र को भरेंगे। तो ये था आपका जो प्रैक्टिस पेपर 2 मैंने आपको पहले से कराना शुरू किया था, उसके 5 या 6 प्रश्न हमने पहले वीडियो में किए हैं, उसके बाद सारे जो प्रश्न हैं इस वीडियो में हमने किए हैं। तो सभी बच्चे सारे जो सैम्पल पेपर मैंने आपको कराए हैं सभी का अच्छे से अभ्यास कर लें, आपका बहुत अच्छे से जो है बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।